तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखे होंगे, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नोमेनक्लेचर पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम लोग टाइप 1 डिस्कस कर लिए। अच्छा, टाइप 1 में मैंने वैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को लिया था जहां सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट थे। आज हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, टाइप 2 या फिर केस 2 टाइप का हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखेंगे, जहां पर एक से ज्यादा टाइप का लीगेंड प्रेजेंट होगा। और जब एक से ज्यादा टाइप का लीगेंड प्रेजेंट होगा तो फिर हम लोग वैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेमिंग कैसे करेंगे। कहने के लिए तो स्टूडेंट ये आपके टाइप 1 से अलग है और इसके लिए भी एक नया रूल है, लेकिन ये रूल आप पहले से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कर रहे थे, तो उस समय अगर आपके पास 2 कंपाउंड आ रहा था, जैसे वहां भी आपके पास 2 केस आ रहा था, एक था आपका मिथाइल और एक था आपका इथाइल। तो अब आप बताइए, मिथाइल और इथाइल में से आप पहले नेमिंग किसका करते थे? जब सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में मिथाइल और इथाइल दोनों प्रेजेंट था तो नेमिंग किसका करते थे? इथाइल का। क्यों? क्योंकि इथाइल का जो पहला अल्फाबेट ई है वो उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, वो आपका अल्फाबेट पहले आता है एज कंपेयर टू द एम ऑफ मिथाइल। अगर यही चीज मैं पूछूं कि क्लोराइड और ब्रोमाइड अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट था तो पहले नेमिंग आप किसका लिखते थे? ब्रोमाइड का। ऑब्वियसली स्टूडेंट, आप ब्रोमाइड का नाम लिखते थे। क्यों ब्रोमाइड का नाम आप पहले लिखते थे? क्योंकि ब्रोमाइड का जो पहला अल्फाबेट बी है उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, वो अल्फाबेटिकली पहले आता है एज कंपेयर टू द सी ऑफ क्लोराइड। तो यहां भी वही बात है कि जब आपके सामने ऐसा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आए जिसमें एक से ज्यादा लीगेंड प्रेजेंट हो, तो आप पहले उस लीगेंड का नाम लिखना जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो, जिसका पहला वर्ड अल्फाबेटिकली पहले आता हो। अगर पहला वर्ड कॉमन हो जाए तो सेकेंड लेटर की तरफ जाओ, सेकेंड लेटर भी कॉमन हो जाए थर्ड लेटर की तरफ जाओ, थर्ड लेटर भी कॉमन हो जाए तो फोर्थ लेटर की तरफ जाओ, फोर्थ अल्फाबेट की तरफ जाओ। और ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट कि आपका सारे के सारे वर्ड्स सेम हो जाएंगे। अगर सारे के सारे वर्ड्स ही सेम हो जाएंगे तो फिर तो लिगेंड सेम हो जाएगा, फिर डिफरेंट टाइप कहां से हुआ। आइए इन्हीं बातों को थ्योरेटिकली ना समझते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में समझते हैं। और आपको यह भी बात पता होगा कि नोमेनक्लेचर करते समय हम सबसे पहले क्या करते थे स्टूडेंट? सबसे पहले कैटायन का नेमिंग करते थे और तब उसके बाद हम लोग एनायन का नेमिंग करते थे। और कैटायन और अनायन के नेमिंग के बीच में हम लोग एक स्मॉल गैप यूज किया करते थे, याद होगा आपको। उसके बाद जब हम कॉम्प्लेक्स पार्ट में जा रहे थे, जब हम कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेमिंग करने जा रहे थे, जो कि कैसे पहचानते थे हम लोग? रिटेन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेमिंग करने जा रहे थे या कर रहे थे, तो उसमें हम सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग लीगेंड का नाम लिखते थे। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते थे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते थे। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते थे? ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते थे। और वो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग पैरेंथेसिस में क्लोज करते थे या स्मॉल ब्रैकेट में लिखते थे, और ऑक्सीडेशन नंबर हम रोमन में लिखते थे। आपको याद होगा स्टूडेंट। तो आइए इन्हीं सब बातों के साथ आज हम लोग केस 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लीगेंड इज प्रेजेंट। यहां साफ साफ कह रहा है स्टूडेंट कि एक से ज्यादा टाइप का लीगेंड अगर प्रेजेंट हो, कहां पे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कॉम्प्लेक्स पार्ट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, then the name of ligand is written in alphabetical order। अगर एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड प्रेजेंट हो तो उसके नाम को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। आप देखिए आपके सामने ये जो आगे स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये कैटायन हो गया और स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर वाला पोर्शन अनायन हो गया। तो पहले हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का नेमिंग करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर वाले का नेमिंग करेंगे। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर, या सिंपल में बोले तो कैटायन और अनायन के बीच में हम लोग एक स्मॉल गैप यूज करेंगे। जब हम लोग कैटायन के बारे में गए, कैटायन या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में गए, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में गए, तो हम क्या देख रहे हैं? इस स्क्वायर ब्रैकेट में 2 ही तरह के तो स्पीसीज रहते हैं,
एक लीगेंड रहेगा और एक सेंट्रल मेटल एटम रहेगा। तो स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हैं कोबाल्ट, ये तो सेंट्रल मेटल एटम है, ये तो आप पहचानते हैं कि मेटल है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम है। और उस कोबाल्ट के बाद जितने भी स्पीसीज लिखे हुए हैं ये सारे के सारे लीगेंड हैं। तो इसका मतलब यहां पर दो टाइप का लीगेंड प्रेजेंट है। अब जब एक से ज्यादा लीगेंड प्रेजेंट हो तो उसके नाम को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि NH3 का नाम होता है स्टूडेंट अमाइन, 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 और Cl का नाम होता है क्लोराइडो, क्लोराइडो। अगर आप टाइप 1 देखे होंगे तो टाइप 1 में हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। तो यहां पर अमाइन और क्लोराइडो आप बताएं। अब इस पे कंपैरिजन करना है तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अमाइन का पहला अल्फाबेट ए है और क्लोराइडो का पहला अल्फाबेट सी है, और अल्फाबेट ए का प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द सी। इसीलिए अमाइन लीगेंड को हम लोग पहले नेम में लिखेंगे और तब क्लोराइडो का लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 5 के लिए हम लोग लिखेंगे पेंटा, 5 के लिए हम लोग लिखेंगे पेंटा। और फिर NH3 का नाम क्या है? अमाइन। हाँ, डबल ए रहेगा, रहेगा, इसमें रिमूव नहीं करना है। रूल को चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो रूल यूपैक बनाया है उस यूपैक सिस्टम के नोमेनक्लेचर को, रूल को हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं। तो पेंटा का ए भी रहेगा और अमाइन का ए भी रहेगा। और NH3 का नेम को लिखते समय मैंने कई बार आपको बोला है कि डबल एम होगा, अमाइन। हाँ जी, पेंटा अमाइन हो गया। उसके बाद Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्लोराइडो। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि लीगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और ऑक्सीडेशन नंबर का जब कभी आप नाम लिखते हैं तो आपको कुछ बातों को याद रखना होगा, मतलब प्रिकॉशन आपको वहां पर लेना होगा। चलिए, तो जब मैंने लीगेंड का नाम लिख लिया उसके बाद किसका नाम लिखना है? सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। और सेंट्रल मेटल एटम के नाम को लिखने में भी हम लोग को प्रिकॉशन लेना है। क्या प्रिकॉशन लेना है? कि अगर सेंट्रल मेटल एटम कैटायन पार्ट में प्रेजेंट है तब तो उसके कोई नाम में चेंजिंग नहीं करना है, एज यूजुअल उसका नेम हो जाएगा। लेकिन अगर वही सेंट्रल मेटल एटम अनायन पार्ट में प्रेजेंट है तो उसके नाम के पीछे में एक सफिक्स जोड़ते हैं जो कि 8 होता है। तो अभी तो सेंट्रल मेटल एटम कैटायन पार्ट में प्रेजेंट है, मतलब इसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका वही नाम हम लोग लिखेंगे या प्रोनाउंस करेंगे जो पीरियोडिक टेबल में देखकर करते हैं। तो CO सिंबल कोबाल्ट को इंडिकेट करता है, इसीलिए यहां भी सेंट्रल मेटल का नाम कोबाल्ट ही हो जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट मैं यहां पर लिख रहा हूं कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखे उसके बाद आप एक पैरेंथेसिस यूज करते हुए, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हुए आप ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे इन द रोमन नंबर। और आपको पता होगा कि यहां सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखिए, वहां मैंने बहुत डिटेल से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बताया है। हाँ जी, तो जब कैटायन का नेमिंग हो गया तो फिर स्मॉल गैप को यूज करते हुए हम लोग अनायन का नेमिंग करेंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि जब कभी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले स्पीसीज को आप लिख रहे हो, वो बाहर वाला स्पीसीज राइट में लिखा हो या लेफ्ट में लिखा हो, आयोनाइजेशन स्फीयर को जब आप लिख रहे हैं तो उसमें जो नीचे नंबर लिखा होता है जिसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं स्टूडेंट, उस सब स्क्रिप्ट को आप बिल्कुल ना लिखें। तो आपको यहां पर 2 नहीं लिखना है। तो Cl का नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड, क्लोराइड। तो स्मॉल गैप को देते हुए हम लोग यहां पर क्लोराइड लिख देंगे। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर क्लोराइडो क्यों नहीं हुआ? अरे क्लोराइडो नाम तब होता जब वो लीगेंड होता, और लीगेंड होता तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता। तो Cl लीगेंड नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है स्टूडेंट, ये लीगेंड नहीं है, इसीलिए इसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे और Cl का नाम क्लोराइड रखेंगे। इसके जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी जो लिखा हुआ स्पीसीज है उसके नाम को लिखते समय भी हम लोग को प्रिकॉशन लेना है कि वहां जो सबस्क्रिप्ट है वो सबस्क्रिप्ट को आपको नहीं लिखना है। तो इस वे में हम लोग देखिए अल्फाबेटिकल वे में, अल्फाबेटिकल मैनर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने लीगेंड का नेम को लिखते हुए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेमिंग किया। और यही केस 2 कहता है कि अगर एक से ज्यादा लीगेंड प्रेजेंट हो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो नाम जो लीगेंड का नाम है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें। और ये रूल फॉलो करें और ये पैटर्न फॉलो करें स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नोमेनक्लेचर बहुत इजी हो जाएगा। मैं कुछ और एग्जांपल डिस्कस करता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन, अब इसी रूल को फॉलो करते हुए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस करता हूं। यहां मैंने 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिया है और दोनों का नोमेनक्लेचर हम लोग को करना है। मैं फिर आपको एक बात बोल रहा हूं स्टूडेंट
कि आपको खुद प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस कीजिए तो ही आप कंसेप्ट को समझ पाएंगे। यहां सिर्फ देखने से और सुन लेने से कुछ होना जाना नहीं है, इसीलिए आप खुद से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया है। फिलहाल आइए मैं कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करता हूं, ताकि आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स हो या कोई भी कंफ्यूजन हो वो भी रिमूव हो जाए। हाँ जी, तो पहले हम लोग कैटायन पार्ट का नेमिंग करेंगे, फिर अनायन पार्ट का नेमिंग करेंगे। सिंस कैटायन और अनायन दोनों नेचर में डिफरेंट होता है, इसीलिए उसमें हम लोग स्मॉल गैप, उसके नाम को लिखते समय हम लोग स्मॉल गैप यूज करेंगे। अगर स्क्वायर ब्रैकेट का नेमिंग कर रहे हो तो उसके नेमिंग का ऑर्डर होगा पहले लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और ऑक्सीडेशन नंबर, और इन तीनों के नाम को लिखते समय प्रिकॉशन लेना है। और क्या लेना है मैंने पिछले सभी क्वेश्चंस में यही बताया है। आप क्या देख रहे हैं कि जब आप कैटायन पार्ट का नेमिंग करने गए, जब आप स्क्वायर ब्रैकेट का नेमिंग करने गए, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड दिखने लगा। तो किस लिगेंड का प्रायोरिटी ज्यादा है या किस लिगेंड को हम लोग पहले लिखेंगे, ये खुद उसका नाम बताएगा, नाम का पहला अल्फाबेट बताएगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि NH3 का नाम होता है अमाइन। अमाइन अमाइन देखिए, आप यहां पर 4 का टेट्रा लिख के कंपैरिजन मत कीजिएगा। आप ऐसा मत करना कि 4 का टेट्रा लिख दो और फिर जब तुलना करना शुरू करना, कंपैरिजन शुरू करना, तो टी को देखना नहीं, उसके नाम के साथ, उसके नाम के लेटर के साथ कंपैरिजन किया जाता है। और NH3 का नाम टेट्रा नहीं होता है स्टूडेंट, इसीलिए टेट्रा लिखेंगे जरूर, लेकिन जब बात कंपैरिजन का आएगा, जब बात तुलना करने का आएगा, तो उसके नाम का जो पहला लेटर है उससे कंपैरिजन करेंगे। तो NH3 का नाम मैंने अमाइन लिख दिया। स्टूडेंट, H2O का नाम आप जानते होंगे कि ये एक्वा होता है, एक्वा। और Cl का नाम आप जानते होंगे कि Cl का नाम क्लोराइडो होता है। तो आइए, अब ये इसका नाम ही बता देगा कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है या किसका नेमिंग हम लोग को पहले लिखना है। देखिए, इसका पहला अल्फाबेट ए है तो सबसे पहले यही लिखा जाएगा, लेकिन ये क्या, H2O का भी पहला अल्फाबेट ए है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का पहला अल्फाबेट कॉमन हो गया है। तो फिर प्रायोरिटी को चेक करने के लिए हम लोग सेकंड अल्फाबेट को चेक करेंगे। तो सेकंड अल्फाबेट इसका M है और सेकंड अल्फाबेट इसका Q है। और आप जानते हैं स्टूडेंट कि M अल्फाबेट पहले आता है एज कंपेयर टू द Q। इसका मतलब इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, मतलब NH3 को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो चलिए हम यहां पर सर्कल कर देते हैं कि यहां से हम स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद सेकंड यही रहेगा और थर्ड ये आएगा। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा। ध्यान रहे स्टूडेंट, नेम शुड स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, टेट्रा। 4 के लिए टेट्रा। और NH3 के लिए क्या लिखेंगे, अमाइन। तो ये हो गया आपका टेट्रा अमाइन। फिर H2O के लिए क्या लिखेंगे, एक्वा, एक्वा। Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, 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 क्लोराइडो। उसके बाद जब लिगेंड का नाम हो जाए तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाता है। और सेंट्रल मेटल एटम अगर अनायन पार्ट में है तभी उसके नाम के पीछे 8 सफिक्स लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सेंट्रल मेटल एटम है वो तो कैटायन पार्ट में है, इसका मतलब उसके नाम में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो CO सिंबल किसको बताता है, CO सिंबल हम लोग को कोबाल्ट मेटल को बताता है, इसीलिए मैंने यहां पर कोबाल्ट लिखा। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद हमें पैरेंथेसिस यूज करके हमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना होता है। और अगर आप CO का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो ये आपका 3 आएगा और इसको रोमन नंबर में लिखना है। उसके बाद जैसे ही आपने कैटायन का नेमिंग कर दिया तो अब अनायन के नेमिंग में आ जाओ, एक स्मॉल गैप यूज करो और तब इसका नाम लिखो। ध्यान रहे, सब स्क्रिप्ट को नहीं लिखना है, नीचे दिए गए नंबर को नहीं लिखना है। तो Cl का नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Cl का नाम हो जाएगा आपका क्लोराइड। सर क्लोराइडो क्यों नहीं हुआ, मैं बार बार इस कंफ्यूजन को इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट यहां पर
एक ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। इसका नाम क्लोराइडो तब होता स्टूडेंट जब ये लीगेंड होता, और लीगेंड अगर ये होता तो ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ होता। सिंस ये स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है मतलब ये लीगेंड नहीं है, और लीगेंड नहीं है तो इसके नाम के पीछे में ई को हटाकर हम लोग ओ नहीं लगाएंगे, मतलब जो इसका नाम है वही नाम लिखेंगे। तो एक कंटिन्यूअस मैनर में आपको इसका नाम को लिखना है। इस बात को ध्यान रखते हुए कि स्मॉल गैप वही यूज करना है। स्मॉल गैप मैं बोल रहा हूं, लार्ज गैप मत क्रिएट कर देना। स्मॉल गैप तभी यूज करना जब एक कैटायन हो और अगला अनायन हो। तो उम्मीद करता हूं ये आपको कॉम्प्लेक्स भी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट अब मैं आता हूं इसके नेमिंग में। फिर वही बात आप देख रहे हैं कि आपको पहले कैटायन का नेमिंग करना है, फिर अनायन का नेमिंग करना है। और कैटायन में जब आप नेमिंग करने गए तो पहले लीगेंड, तब सेंट्रल मेटल एटम, और तब आपको ऑक्सीडेशन नंबर। लीगेंड में क्या देख रहे हैं कि एक से ज्यादा टाइप का लीगेंड प्रेजेंट है, तो आप उसका प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे, और प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे उसके नेम से, उसके अल्फाबेट से। तो आपको अभी मैंने बताया कि NH3 का नाम है अमाइन, अमाइन, अमाइन। स्टूडेंट उसके नाम के साथ कंपैरिजन किया जाता है। ऐसा मत करना कि इसका नाम आप डाई अमीन लिखकर डी से चेक करना शुरू करना, नहीं। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये सब कभी कंपैरिजन में यूज नहीं होगा। जो उसका एक्चुअल नेम है, उसके एक्चुअल नेम का फर्स्ट अल्फाबेट को आपको लेके कंपैरिजन करना है। खैर चलिए, अमाइन हो गया। Cl का नाम क्या है स्टूडेंट? Cl का नाम है क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्लोराइडो। अब आया ये लीगेंड। इस लीगेंड के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि NH2 को स्टूडेंट, NH2 को हम लोग एमीन कहते हैं, एमीन कहते हैं। और CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। ये तो बात आप लोग क्लास 11th में ही नोमेनक्लेचर में सॉल्व कर लिए थे। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एमीन। मतलब ये जो लीगेंड हम लोग के सामने यहां लिखा हुआ है इसका नाम है मिथाइल एमीन। और अब आप कंपैरिजन कर लीजिए कि जो 3 टाइप का लीगेंड है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जो 3 टाइप का लीगेंड है उसमें से पहले किसका नेमिंग होगा। तो आप देख सकते हैं इसका पहला अल्फाबेट ए है, इसका पहला अल्फाबेट सी है, और इसका पहला अल्फाबेट एम है। तो आपको पता होगा कि अल्फाबेट ए का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि वो सबसे फर्स्ट अल्फाबेट है, उसके बाद सी और उसके बाद एम। मतलब जो ऑर्डर यहां लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में हम लोग को लिखना है। तो चलिए 2 के लिए स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे? 2 के लिए हम लोग लिखेंगे डाई, 2 के लिए हम लोग लिखेंगे डाई। और NH3 के लिए हम लोग लिखेंगे अमाइन, अमाइन, अमाइन। उसके बाद Cl लीगेंड का नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्लोराइडो। उसके बाद NH2CH3 का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। और जब आप लीगेंड का नेमिंग कर दिए तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम। अब यहां दो कंफ्यूजन आ गया कि पीटी सिंबल तो प्लैटिनम को बता रहा है, तो हम लोग प्लैटिनम लिखें कि प्लैटिनेट लिखें? तो 8 तब लगाना है, नाम को चेंज तब करना है जब सेंट्रल मेटल एटम अनायन पार्ट में प्रेजेंट हो। और सेंट्रल मेटल एटम तो यहां कैटायन पार्ट में है। ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट वाला कैटायन है और स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर वाला अनायन है। तो अभी तो प्लैटिनम कैटायन में है, मतलब इसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पीटी के लिए यहां पर लिखेंगे प्लैटिनम। और अब स्टूडेंट इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है हम लोग को। देखिए ये तो न्यूट्रल है, इस पर चार्ज -1, ये भी न्यूट्रल है, इस पर भी चार्ज आपका 0 हो गया। तो इसमें आपका चार्ज क्या लिख रहा है? यहां -1 और यहां -1। तो x -2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। तो स्मॉल ब्रैकेट लिखते हुए आप यहां पर 2 लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट? जब आप कैटायन का नेमिंग कर लिए, स्क्वायर ब्रैकेट का नेमिंग कर लिए, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला अनायन है उसे नेमिंग करें विथ अ स्मॉल गैप। तो Cl के लिए क्या यहां छोटा सा गैप मैं दे दे रहा हूं, और उसके बाद क्या लिखूंगा मैं? क्लोराइड, क्लोराइड। एग्जाम में जब आप नाम को लिख रहे होंगे तो आप इस तरीके से नीचे करके नहीं लिखें। शुरू में ही स्टूडेंट आप देख लेना कि आपको नाम को लिखने समय गैपिंग आपके लिए है कि नहीं, स्पेस आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं। तो एक सिंगल लाइन में ही आपको सारा नाम लिखना है, ऐसे नीचे करके नहीं लिखना है। ये हो सकता है कुछ टीचर इसको मिस्टेक में काउंट कर ले और गलती काट दे आपका। तो आप स्मॉल गैप को यूज करते हुए क्लोराइड आपको यहीं पर लिखना है। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद से प्रैक्टिस करें स्टूडेंट, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होते जाएगा और क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। इनकेस कहीं गलत हो जाए वीडियो को देखो, फिर भी समझ में नहीं आए, आप बिल्कुल
मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं फिर अभी एक दो क्वेश्चन और आपसे डिस्कस कर ले। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, सॉल्व करना है उसको। आप क्या देख रहे हैं कि जो कैटायन पार्ट है, ये कैटायन पार्ट और ये अनायन पार्ट, कैटायन पार्ट में भी आपको सबस्क्रिप्ट एक नंबर दिख रहा है और अनायन पार्ट में भी आपको एक सबस्क्रिप्ट एक नंबर दिख रहा है। तो पहले जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आ जाए तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले आप इसको रिजॉल्व करेंगे। और रिजॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट? आपको जो सबस्क्रिप्ट दिख रहा है वो सबस्क्रिप्ट को आप क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। तो जब इसको आप क्रॉस करके रिजॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, Fe और ये इसके ऊपर 3 आ गया, 3 आ गया। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट Fe CN6 और फिर यहां से जो नंबर था वो राइट हैंड साइड में चला गया 4। सिंस ये कैटायन वाला पार्ट है इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंस ये स्क्वायर ब्रैकेट अनायन वाले पोर्शन में है इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इसका नेमिंग कर देते हैं स्टूडेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कैटायन का नेमिंग, फिर अनायन का नेमिंग, और अगर अनायन में स्क्वायर ब्रैकेट है तो फिर उसके नेमिंग को लिखते समय लीगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और ऑक्सीडेशन नंबर को हमको यूज करना है। तो चलिए, Fe का नाम क्या होगा? अब यहां से फिर कंफ्यूजन आता है कि सर Fe का नाम आयरन लिखें कि फेरेट लिखें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप नाम को चेंज तभी करें जब वो अनायन वाले पार्ट में प्रेजेंट हो, और यहां तो ये कैटायन वाले पार्ट में प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसका नाम आपको सिर्फ आयरन लिखना है, आयरन लिखना है। और इसके ऊपर चार्ज क्या है? इसके ऊपर चार्ज है 3। तो आपको यहां पर एक स्मॉल ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस यूज करके रोमन नंबर में 3 को मेंशन करना है। सर इसके पहले तो आप ऐसा नहीं बोले थे। जैसे स्टूडेंट, जब मैं ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ले रहा था तो फिर इस मेटल को लिखने समय, पोटासियम को लिखते समय, मैं उसके बगल में, उसके पास में स्क्वायर ब्रैकेट को लिखकर चार्ज, स्क्वायर ब्रैकेट को लिखकर ऑक्सीडेशन नंबर को तो कभी नहीं लिख रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए, ये इस मैनर का नहीं है। यहां तो आपको सबस्क्रिप्ट दिख रहा है लेकिन इसके नीचे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया था, और सिंप्लीफाई नहीं किया था तो नहीं लिखा था इसके लिए। खैर, ये तरीका तब अपनाना है जब कैटायन और अनायन दोनों में आपको सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। खैर आइए, हाँ जी, तो कैटायन का तो नेमिंग हो गया। अब स्मॉल गैप यूज करेंगे, फिर अनायन का नेमिंग करेंगे। और अनायन का जब आप नेमिंग करेंगे तो आपको पता है कि पहले हम लोग लीगेंड, तब सेंट्रल मेटल एटम और तब ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले लीगेंड का नाम, तो 6 के लिए क्या लिखूंगा स्टूडेंट? हेक्सा। और CN के लिए क्या लिखूंगा? साइनाइडो। साइनो भी अगर आप लिखते हैं तो सही है, लेकिन मेरे हिसाब से मोर करेक्ट साइनाइडो। तो हेक्सा साइनाइडो। अब बात आया लीगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम अनायन वाले पोर्शन में है, अनायन वाले पोर्शन में है तो नाम आयरन नहीं होगा, फेरेट हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा यहां पर फेरेट, ये मैंने लिखा फेरेट। और अब इसको छुपाते हुए इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था, तो क्योंकि मुझे अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो आपने इसको यूज करके ही यहां पर चार्ज लाया है। तो ये चार्ज लिखने का मतलब है कि आप इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसको हटा दीजिए। तो Fe के लिए मैं क्या लिखूंगा? X लिख दिया। अब प्लस, और ये 6 है तो आपको पता है Cn के ऊपर चार्ज होता है -1, तो -1 लिखा। 6 टाइम है तो इंटू 6 कर दिया। अब कुछ नहीं बचा तो ओवरऑल इन सभी का सम इक्वल टू करते हुए चार्ज के बराबर -4। तो x - 6 इक्वल्स टू -4, और आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 आ गया। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आपका 2 आ गया, तो आप यहां पर 2 लिख दिए। तो ये हो गया आपका कैटायन का नेमिंग और ये हो गया आपके अनायन का नेमिंग। तो डायरेक्ट आप ये नाम अपने एग्जाम में इस तरह के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को करके आएंगे। स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब कभी कैटायन और अनायन दोनों में आपको सबस्क्रिप्ट दिखने लगे तो पहले क्रॉस करके रिजॉल्व करें, और रिजॉल्व करके आप इस तरीके से नेमिंग करें। अगर आप ये बात समझ गए होंगे तो मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका नेमिंग करें और मुझे बिल्कुल सॉल्व करके व्हाट्सएप पर सेंड करें। दैट इज Fe3 FeCN6 होल 2। अब आप ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को नेमिंग करके आप मुझे बताएंगे, जो भी आपका आंसर होगा आप बताएंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ। ओके स्टूडेंट्स, तो
अब हम लोग टाइप 2 के अंदर में ही एक नए पैटर्न का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पैटर्न का क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो नोमेनक्लेचर का सेक्शन आपके लिए इजी हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। कहता है कि इफ द नेम ऑफ लिगेंड कंटेन डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, मतलब अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा और पेंटा मौजूद है, लिखा हुआ है, तब उस समय आप दोबारा से डाई ट्राई टेट्रा या पेंटा नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे? डाई के जगह पर आप बिस को यूज करेंगे, ट्राई के जगह पर आप ट्रिस को यूज करेंगे, और टेट्रा की जगह पर आप टेट्रा किस को यूज करेंगे, और पेंटा की जगह पर आप पेंटा किस को यूज करेंगे। मैं फिर से समझाता हूं स्टूडेंट, समझो बात को, बहुत इजी है। कहता है कि जैसे आप 2 के लिए डाई लिखते हैं, 3 के लिए 3 टाइम्स के लिए आप ट्राई लिखते हैं, 4 टाइम के लिए आप टेट्रा लिखते हैं, 5 टाइम के लिए आप पेंटा लिखते हैं। तो रूल कहता है कि अगर नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा या पेंटा में से कोई भी प्रीफिक्स पहले से ही मौजूद हो तो फिर इनमें से किसी को दोबारा यूज नहीं करना है। तो फिर क्या यूज करना है? तो डाई यूज करते हुए आप बिस यूज करेंगे, ट्राई नहीं यूज करते हुए आप ट्रिस यूज करेंगे, टेट्रा नहीं यूज करते हुए आप टेट्रा किस यूज करेंगे, और पेंटा नहीं यूज करते हुए आप पेंटा किस यूज करेंगे। मतलब आपके साथ 2 कॉलम है, इस कॉलम को मैं फर्स्ट कह देता हूं और इस कॉलम को मैं सेकंड कह देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर फर्स्ट कॉलम में से कोई भी नाम पहले से मौजूद हो तो फिर दोबारा इसी कॉलम में से मत यूज करना किसी प्रीफिक्स को, तब इसके जगह पर इनमें से कोई एक प्रीफिक्स को यूज करना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं स्टूडेंट को इसी क्वेश्चन में, इसी तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम गलती करते हुए देखा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट कि अगर फर्स्ट कॉलम में से कोई भी प्रीफिक्स पहले से मौजूद हो, पहले से नाम में प्रेजेंट हो, तो फिर फर्स्ट कॉलम का कोई भी प्रीफिक्स मत यूज करना। उसके जगह पर सेकेंड कॉलम में से अपने यूज के अकॉर्डिंग कोई एक प्रीफिक्स को आप यूज कर लेंगे। आइए इसी बात को हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर मुझे जो कैटायन है वो स्क्वायर ब्रैकेट में है और अनायन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। मुझे पहले कैटायन का नेमिंग करना है। कैटायन में अगर एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, बट यहाँ लिगेंड तो एक ही टाइप का है, मतलब पहले लिगेंड का नाम लिखना है। तो ईएन का नाम क्या है स्टूडेंट? देखिए ईएन का नाम है इथाइलिन, इथाइलिन डाई एमीन, एमीन सिंगल एम, NH3 के लिए डबल एम था लेकिन यहां पर सिंगल एम। अब देखिए आप यहां पे 3 के लिए क्या स्टूडेंट लिखते हैं? 3 के लिए क्या लिखते हैं? ट्रिस, ट्रिस। लेकिन सुनो, यही गलती हो गया। यही तो मैंने आपको नहीं करने के लिए बोला था कि अगर इस कॉलम में से कोई भी पहले से मौजूद हो तो फिर इसी कॉलम का कोई दोबारा नाम मत यूज करना। आप देख सकते हैं कि डाई पहले से ही इसके नाम में प्रेजेंट था, पहले से ही इसके नाम में मौजूद था। तो अब 3 को लिखने के लिए हम यहां पर ट्राई नहीं यूज करते स्टूडेंट, हम यहां पर ट्राई नहीं यूज करते। जब डाई इसी कॉलम का नाम में पहले मौजूद था तो 3 के लिए हम लोग ट्राई नहीं यूज करेंगे, तो इसके जगह में से हम दूसरे कॉलम का नाम यूज करेंगे। और 3 के लिए क्या होगा? 3 के लिए आपका ट्रिस हो जाएगा। इसीलिए नाम के आगे में आपको ट्रिस लिखना था, ट्रिस लिखना था। तो देखिए मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं ट्रिस, 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 और उसके बाद है आपका इथाइलिन, इथाइलिन डाई एमीन, इथाइलिन डाई एमीन। और ट्रिस जो है जहां तक नाम अवेलेबल है उसके लिए ही लिखना है। तो ये सिर्फ जो है ट्रिस जो है वो इथाइलिन डाई एमीन के लिए ही है, कोबाल्ट के ऊपर थोड़ी है, पूरा होल के ऊपर थोड़ी है, ये सिर्फ लिगेंड का होल किया गया है 3। तो ये ट्रिस, और उसके बाद जहां तक जिसके लिए 3 टाइम्स लिखा हुआ है, जिसके लिए ट्रिस लिखा हुआ है, उसके नाम को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम जो कि कैटायन में प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कोबाल्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? स्मॉल ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे। और जब आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 आएगा, रोमन नंबर में लिखना है। कैटायन के बाद अनायन का नेम, ध्यान रहे सब स्क्रिप्ट को मत लिखना। और सीएल का नाम क्या हो जाएगा? सीएल का नाम हो जाएगा आपका
क्लोराइड। तो इस तरीके से ये रूल को भी आप याद रखना, जो कि मैं पहले बता रहा हूं, बार बार बोला हूं कि अगर नाम में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा मौजूद हो तो दोबारा इसी प्रीफिक्स को मत यूज करना, इनके जगह में बिस ट्रिस टेट्रा किस या पेंटा किस यूज कर लेना। यही ये रूल कहता है, या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का इसी तरीके से। इसी रूल पर हम लोग एक और एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन जो भी है वो दूर हो जाए। फिर देखिए मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर तो सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट है, उसके ना पीछे कुछ लिखा हुआ है ना आगे कुछ लिखा हुआ है, और जो पार्ट यहां स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कैटायन है, तो हम लोग को कैटायन का ही नेमिंग करना है। फिर क्या देख रहे हैं कि जब स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम लोग को लिगेंड का नाम जो पहले लिखना था उसमें दो टाइप का लिगेंड प्रेजेंट हो, तो दो टाइप के लिगेंड में से पहले किस लिगेंड को लिखेंगे ये हम लोग को उसके नाम के अल्फाबेट से डिसाइड हो जाएगा। तो आपको पता है स्टूडेंट कि Cl का नाम तो क्लोराइडो होता है और En का नाम जो है वो आपका इथाइलिन डाइएमीन होता है। तो आप इनका पहला अल्फाबेट चेक कर ले, आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लोराइडो का C और इथाइलिन डाइएमीन का E। क्लोराइडो का C का प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए पहले इसके नाम को लिखेंगे। और ध्यान रहे आपको, जब नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा पेंटा मौजूद हो तो फिर इसमें से कोई नहीं लेना है, इनमें से कोई एक को लेना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले क्लोराइडो का ही नाम होगा और ये 2 टाइम लिखा हुआ है, तो 2 के लिए हमने लिखा डाई और Cl के लिए हमने लिखा क्लोराइडो। इसके बाद मुझे इस लिगेंड का नाम लिखना है, लेकिन इसके नाम में पहले से डाई मौजूद है, तो 2 के लिए फिर से डाई नहीं लगाएंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, 2 जैसे आप Cl के नीचे 2 था तो इसके लिए आपने डाई लगाया था, तो En के नीचे 2 है तो इसके लिए भी आप डाई लगाओगे। ऐसा आप करोगे, ऐसा सोचोगे आप कि 2 के लिए डाई लगाएंगे और En के लिए हम लोग यहाँ पर इथाइलिन डाइएमीन लिखेंगे। लेकिन देखो स्टूडेंट आपने क्या गलती कर दिया, डाई तो पहले से इसके नाम में मौजूद था, तो फिर आपने डाई क्यों ले लिया? जब इसमें से कोई भी पहले से इस प्रीफिक्स में से पहले से कोई भी मौजूद हो तो इनमें से फिर दोबारा यूज मत करना, इसमें से कोई एक प्रीफिक्स को यूज करना। तो 2 के लिए इसमें से क्या होगा, बिस। तो इसकी जगह पर स्टूडेंट डाई की जगह पर मैं बिस लिखने जा रहा हूं और ये हो गया आपका बिस बिस बिस, और ये हो गया आपका इथाइलिन डाइएमीन। और क्लोज करना है ब्रैकेट, ये कि बिस को लिखकर मैंने स्मॉल ब्रैकेट यहां पर यूज कर दिया, क्योंकि बिस जो है 2 जो है वो सिर्फ En के लिए है, इथाइलिन डाइएमीन के लिए है, इसीलिए बिस लिखकर मैं यहां पर स्मॉल ब्रैकेट यूज कर दिया। लिगेंड के नाम को लिखने के बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और आप देख सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम कैटायन पार्ट में है, मतलब इसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो Pd के लिए हम लोगों ने लिख दिया प्लैटिनम प्लैटिनम प्लैटिनम। और अब स्टूडेंट जब आप प्लैटिनम को लिख दिए तो अब उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो स्मॉल ब्रैकेट को लिखकर पैरेंथेसिस यूज कर आप यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे। तो चलिए प्लैटिनम का अगर आपको कैलकुलेट करना मैंने पहले सिखाया था, बट फिर भी मैं कहीं यूज कर लेता हूं। Pd की जगह के लिए मैं क्या लिखूंगा, x प्लस Cl का चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, -1। कितने टाइम है, 2 टाइम है, इंटू 2 कर दे, प्लस ये तो न्यूट्रल है तो 0 इंटू 2, तो स्टूडेंट ये तो आपका 0 ही रहेगा। अब इन सभी का जो चार्ज होगा सम होगा वो इक्वल टू इसके बराबर होगा जो चार्ज इसके ऊपर लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखे तो क्या मान लेंगे 0, लेकिन अभी तो कोई वैल्यू लिखा हुआ है तो ये 2। अब आप इसको सॉल्व कर दे, x -1 इंटू 2 ये हो गया -2 इक्वल्स टू 2, और जब ये -2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 4 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आया ये मैंने लिखा रोमन नंबर में 4, और ये न्यूट्रल नहीं है, ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है, तो लास्ट में आप नाम में आयन यूज कर देंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेमिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग केस 3 की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां पर जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है उसका दोनों पार्ट ही कॉम्प्लेक्स है। दोनों पार्ट कहने का मतलब कैटायन पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और अनायन पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। ये कैसे हम लोग को मालूम चला कि दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स है? बिकॉज बोथ द कैटायन एंड अनायन आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। सिंस कैटायन और अनायन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, विच क्लियरली इंडिकेट्स that both of the part are complex part, which also means that these complex part
कैटायन एंड अनायन आर पार्शियली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, उन्हें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। तो इस तरह के सॉल्ट का जहां पर कैटायन और अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पर मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया हूं स्टूडेंट। आप पहले वहां से जाकर आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीख जाए, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना आता है तो फिर इस तरह के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेमिंग बहुत आसान है। ऑर्डर क्या याद रखना है, पहले कैटायन का नाम फिर अनायन का नाम, और कैटायन और अनायन के नेमिंग के समय बीच में हमें गैप यूज करना है, जैसे मेरे दोनों हाथ के बीच में गैप है। दूसरी बात, जब आप कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कर रहे हो तो उसका ऑर्डर या सीक्वेंस होता है लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और तब ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए मैं पहले लिगेंड का नेमिंग करता हूं। 2 के लिए क्या लिखूंगा, डाई, 2 के लिए डाई। NH3 के लिए क्या लिखूंगा, अमाइन, डबल M, अमाइन, अमाइन। लिगेंड का नाम हो गया, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम, Ag का नाम क्या हो सकता है, या तो Ag का नाम सिल्वर होगा या तो Ag का नाम आर्जेंटेट होगा। तो सिल्वर कब यूज करना है, जब कैटायन में प्रेजेंट हो। आर्जेंटेट वर्ड कब यूज करना है, जब Ag अनायन पार्ट में प्रेजेंट हो। यहां तो Ag कैटायन पार्ट में प्रेजेंट है, मतलब यहां पर नाम आपको सिल्वर लिखना है, तो ये मैंने सिल्वर लिख दिया। कैटायन के नाम के बाद, सॉरी सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में, और वहां पर रोमन नंबर में। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 1 है, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद जैसे ही आप यहां पर कैटायन का नेमिंग कर लिए, तो उसके बाद अनायन का नेमिंग करना है, और अनायन में भी आपको पहले लिगेंड का नाम लिखना है। तो 2 के लिए आपने क्या लिखा, डाई, स्मॉल गैप यूज करेंगे। Cn के लिए क्या लिखोगे, साइनाइडो, साइनाइडो, साइनाइडो। और Ag के लिए या तो सिल्वर या तो आर्जेंटेट, लेकिन सिल्वर कब यूज करना, जब Ag कैटायन में हो। आर्जेंटेट कब यूज करना, जब सिल्वर या मेटल जो है वो अनायन में हो। यहां मेटल अनायन वाले पार्ट में है, इसीलिए आर्जेंटेट नाम यूज करेंगे। ये रहा, मैंने यहां पर लिखा आर्जेंटेट। और मेटल के नाम के बाद मुझे स्मॉल ब्रैकेट में रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और यहां भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने कितने इजी मैनर में स्टूडेंट यहां पर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेमिंग कर दिया। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल इसका, ओके स्टूडेंट्स, तो एक एग्जांपल हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कैटायन और अनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो पहले कैटायन का नेमिंग, फिर अनायन का नेमिंग, और कैटायन और अनायन के नेमिंग के बीच में स्मॉल गैप यूज करेंगे, जैसे अभी मेरे दोनों हैंड्स के बीच में, हाथ के बीच में गैपिंग है। और जब हम स्क्वायर ब्रैकेट का नेमिंग करेंगे तो लिगेंड, तब सेंट्रल मेटल एटम और तब ऑक्सीडेशन नंबर। और तीनों के नाम में क्या सावधानी, क्या प्रिकॉशन लेना है, मैं शुरू से आपको बताते हुए चल रहा हूं। 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा, स्मॉल लेटर से शुरू करना है, टेट्रा। NH3 के लिए क्या लिखेंगे, अमाइन, अमाइन, अमाइन। लिगेंड का नाम हो गया, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। तो Pt का नाम या तो प्लैटिनम होगा स्टूडेंट, या तो प्लैटिनेट होगा, या फिर प्लैटिनेट होगा, मतलब इसी 2 नाम में से कोई एक नाम यूज करना है। प्लैटिनम कब लिखना है, जब कैटायन पार्ट में प्रेजेंट हो, कौन, Pt। और प्लैटिनेट कब लिखना है, जब यही Pt अनायन पार्ट में प्रेजेंट हो। तो यहाँ जो Pt है वो कैटायन पार्ट में प्रेजेंट है, तो नाम क्या हो जाएगा, प्लैटिनम, प्लैटिनम। और ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से निकालना बताया है। यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2, तो यहाँ मैं 2 लिख दिया, यहाँ मैं 2 लिख दिया। आप सोच रहे होंगे सर आप बिना सॉल्व किए कैसे बता दे रहे हैं, स्टूडेंट प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करो, आप भी मेरे तरह ही बिना सॉल्व किए हुए खुद से देखते के साथ आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ जाएगा। तो वो प्रैक्टिस करने से आपका डेवलप होगा इस तरह का कंसेप्ट। हाँ जी, तो यहाँ पर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिख दिया। उसके बाद अब मैं अनायन पार्ट में आऊंगा, स्मॉल गैप को यूज करते हुए। तो 4 के लिए, अच्छा इस अनायन पार्ट का स्मॉल गैप यूज कर लिया। अब इस अनायन पार्ट का नेमिंग में पहले मैं लिगेंड का नाम लिखूंगा। 4 के लिए क्या लिखूंगा, टेट्रा। Cl के लिए क्या लिखूंगा, क्लोराइडो, क्लोराइडो। और Pt के लिए या तो मुझे प्लैटिनम यूज करना होगा या तो प्लैटिनेट। प्लैटिनम कब यूज करते, जब कैटायन में होता। प्लैटिनेट कब यूज करेंगे, जब अनायन में। यहां तो Pt जो है वो अनायन में है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा आपका प्लैटिनेट।
नेट, और अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 2 आएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेमिंग कर सकते हैं। और आप वैसे भी मैंने कुछ 2 एग्जांपल्स इसी तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का, ऐसा एग्जांपल मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में बताया था। तो वहां और भी जितने क्वेश्चंस मैंने ऐसा बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का, उसका इसी रूल को फॉलो करते हुए आप नेमिंग करें, सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। किसी तरह का स्टूडेंट हो, कंफ्यूजन हो स्टूडेंट, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर का ये 3 टाइप का क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आता है, आप इसको सॉल्व करें। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन भी स्टूडेंट आप देखा गया है कि अब तक आप क्या कर रहे थे कि फॉर्मूला से नेम लिख रहे थे। अब तक आप फॉर्मूला दिया हुआ था, उससे आप नेम लिख रहे थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेम से फॉर्मूला लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और जैक बोर्ड ने यही वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है कि नेम दे देगा आपको और उससे आपको फॉर्मूला बनाने के लिए बोलेगा। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस के बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में आ गए हैं। अगर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आप नोमेनक्लेचर का कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है इसमें, इस बार हम लोग को खुद से फॉर्मूला बनाना है और हमें नाम दिया हुआ रहेगा, नेम लिखा हुआ रहेगा और फॉर्मूला हम लोग को बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जांपल के फॉर्म में मैंने यहां पर नेम लिख दिया और इस नेम से हम लोग को फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए यहां पर आपको पता होना चाहिए कि पहले लिगेंड का नाम लिखा हुआ होगा, उसके बाद आपका सेंट्रल मेटल एटम का नाम, लिगेंड का नाम पहले लिखा हुआ होगा, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा हुआ होगा, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ होगा, और ये सब आपका स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है हम लोग को। और ऑक्सीडेशन नंबर के बाद जो भी पार्ट होगा वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होगा। इसका मतलब स्टूडेंट यहां जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, ये इसके बाद लिखा हुआ पार्ट अलग है, अनायन पार्ट है या स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर वाला पार्ट है। इसका मतलब मुझे मालूम चल गया कि 2 पार्ट में नेमिंग करना है। एक पार्ट में हमें टेट्रा से स्टार्ट कर 3 तक जाना है, और अगले पार्ट में मुझे स्मॉल गैप के साथ क्लोराइड को लिखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेट्रा के लिए क्या होता है स्टूडेंट, 4, और अमाइन किसका नाम है, NH3 का नाम है। तो ये रहा NH3, और क्या करना है हम लोग को, NH3 कितने टाइम लेना है, 4 टाइम लेना है, 4 टाइम लेना है। तो ये मैंने 4 टाइम ले लिया। उसके बाद क्या करता है, एक्वा। एक्वा का मतलब क्या होता है, H2O, H2O। उसके बाद क्या लेना है, क्लोराइडो। क्लोराइडो का मतलब क्या होता है, Cl। अब एक बात का, बस एक रूल का यहां पर ध्यान रखना है, जब लिगेंड पॉली एटॉमिक हो, मतलब जब लिगेंड में एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो, तो आप उसको एक स्मॉल ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में क्लोज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं एक्वा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला के टोटल 3 एटम है, मतलब ये पॉली एटॉमिक है। तो इस लिगेंड को आप एक पैरेंथेसिस में या स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दें। Cl जो है वो मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक के लिए आप पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे। चलिए, तो क्लोराइडो हो गया। क्लोराइडो के बाद क्या कहता है, कोबाल्ट, और आपको पता होना चाहिए कोबाल्ट का सिंबल CO है, और सेंट्रल मेटल एटम सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये मैंने यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट CO लिख दिया। उसके बाद कहता है कि उस मेटल के ऊपर चार्ज क्या है, ये आपका +3 है, तो यहां मैंने +3 लिख दिया। और कहता है कि अब जब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए, तो इसका मतलब है कि जितना भी पार्ट यहां लिखा हुआ है ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज है। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज होता है। अगर यहां पर ये पार्ट भी लिगेंड होता तो इसके नाम में क्लोराइडो लिखा होता, लेकिन यहां पर क्लोराइड लिखा हुआ है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये लिगेंड तो नहीं है। और वैसे भी स्टूडेंट आपको पहले टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही मालूम चल गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते ही हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का जितना स्पीसीज है सबका नाम लिख चुके होते हैं। तो चलिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड। क्लोराइड के लिए हम लोग क्या लिखे, Cl। अब आपको पता है कि Cl के ऊपर चार्ज होता है -1, Cl के ऊपर चार्ज होता है -1, वाटर के ऊपर, एक्वा के ऊपर चार्ज होता है 0, अमाइन के ऊपर चार्ज होता है 0। तो आप इस स्क्वायर ब्रैकेट का नेट चार्ज निकालिए, +3, 0, 0 और -1। जो नेट चार्ज है, ये नेट चार्ज आपका हो जाएगा
2 +2, मतलब इन सभी को सॉल्व करने पर नेट चार्ज हो जाएगा +2 और ब्रैकेट वाले के बाहर क्या है -1। तो अब आप इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए, +2 को राइट हैंड साइड में नीचे ले जाइए और -1 को लेफ्ट हैंड साइड में नीचे ले आइए। तो चलिए इसी को हम लोग लिखते हैं CO कोबाल्ट NH3 का होल 4 एक्वा H2O Cl स्क्वायर ब्रैकेट और इसके नीचे आएगा 1 ये राइट साइड से, ये राइट में लिखा हुआ है, ये -1 जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है क्रॉस करके नीचे लेके आ गए तो 1 लिखा नहीं जाता है स्टूडेंट, इसीलिए एज इट इज रहने दीजिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बाहर में Cl और ये क्रॉस होके जो लेफ्ट में लिखा हुआ है क्रॉस होके नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा इसका 2। तो एग्जाम में आपको सिर्फ ये लिख के आना है, ये आपने कैसे सॉल्व किया ये एग्जामिनर को नहीं दिखाना है, ये रफ में करना है। तो यही आपका स्टूडेंट आपका आंसर हो गया, जहां पर आपको नाम दिया हुआ था और आपने फॉर्मूला खुद से बनाया। तो आइए इस तरह का क्वेश्चंस मैं 1-2 और आपसे डिस्कस, तो हम लोग कुछ और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। अब तक आप जब नेमिंग सॉल्व कर रहे थे तो इतना तो आपको पता चल गया होगा इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद कि सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा हुआ होता है। जब आप इस नाम पे गौर करेंगे तो यहां पहला नाम पोटासियम लिखा हुआ है और पोटासियम बच्चे लिगेंड नहीं है, ये तो सेंट्रल मेटल है। पोटासियम तो मेटल है, लिगेंड क्या होता है, वो तो नॉन मेटल होता है। तो ये क्लियर कट अंडरस्टूड है कि ये जो यहां बाहर में पोटासियम लिखा हुआ है ये बाकी सभी से अलग है। थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो ट्राई के लिए होता है 3 और ऑक्जेलेटो, देखो नाम के पीछे लग गया O, इसका मतलब ये तो लीगेंड है, इसका मतलब यहां से लीगेंड शुरू हो रहा है। और याद करें कि जब लीगेंड शुरू हो रहा है इसका मतलब वहां से आपका स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो रहा है। मैं फिर से बोलता हूं फ्रेंड, कंफ्यूज नहीं होना है। इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हम लोग सबसे पहले कैटायन का फिर अनायन का नेमिंग करते हैं और जब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले लीगेंड होता है। और लीगेंड को कैसे पहचानते हैं, उसके नाम के पीछे में तो O लगा हुआ रहेगा, ये हिंट है ना। तो आप देख सकते हैं। और लीगेंड क्या है, नॉन मेटल ही तो है, पोटासियम नॉन मेटल नहीं है स्टूडेंट, ये तो मेटल है। इसका मतलब ये जो आगे पोटासियम लिखा हुआ है ये बाकी नाम से अलग वाला पार्ट है, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जाएगा। तो पोटासियम का सिंबल मैंने क्या लिया स्टूडेंट, पोटासियम का सिंबल मैंने K लिया। उसके बाद कहता है ट्राई और ऑक्जेलेटो अगर आपको याद होगा तो C2O4, इसी को हम लोग ऑक्जेलेट कहते हैं। और नाम के पीछे E है तो E को हटाकर O किया गया है क्योंकि ये अनायनिक लिगेंड है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 2- होता है, तो ऑक्जेलेटो। अब इस टर्म को मुझे कितनी बार लेना है, इस टर्म को मुझे 3 टाइम लेना है, तो C2O4 और ये टर्म को मुझे 3 टाइम लेना है। सिंस ये पॉली एटॉमिक है, एक से ज्यादा एटम के मिलने से बना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज किए हैं। और 3 टाइम है, ट्राई लिखा हुआ है इसलिए 3। ये लीगेंड का पार्ट है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम नहीं स्टूडेंट, ये मेटल है, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट अलग अलग है। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहां से स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो गया है। तो K है ना, पोटासियम के लिए K लिखा, ट्राई ऑक्जेलेटो के लिए मैंने यहां पर C2O4 का होल 3 करके लिखा, चार्ज में बाद में कैलकुलेट करूंगा। एल्यूमिनेट, अब तो मेटल आ गया, तो एल्यूमिनेट के लिए क्या सिंबल होगा, Al, और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिख के दिया हुआ है। इसके बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट यहीं तक है। तो ये हो गया स्टूडेंट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनेट के ऊपर चार्ज कितना लिख के दिया है, +3। और ये देखिए नाम के पीछे, मेटल के नाम के पीछे 8 लगा हुआ है, ये भी हिंट मिल रहा है कि मेटल जो है वो अनायन पार्ट में ही है। तो देखिए ये आपका पोटासियम, ये आपका हो गया कैटायन वाला पार्ट, और रेस्ट रिमेनिंग जो बचा वो अनायन वाला पार्ट है। एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर का चार्ज तो आपको लिख के दिया हुआ है, और इस लिगेंड के ऊपर का चार्ज आपको पता होना चाहिए, ये 2- होता है स्टूडेंट, 2-, तो यहां मैंने -2 कर दिया। पोटासियम पहले ग्रुप का मेटल है तो इसके ऊपर चार्ज +1 होता है। अब देखो जो आप स्क्वायर ब्रैकेट में देख रहे हैं उसका नेट चार्ज कितना आएगा, नेट चार्ज आपका +1 आएगा। तो मैं इसे यहां से हटा दे रहा हूं और नेट चार्ज में यहां पर +1, यहां पर 1 कर दिया, 1 आया। लेकिन ये आपका अनायन पार्ट है इसीलिए ये -1 आया। मैं फिर से कह रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना है। पोटासियम फर्स्ट ग्रुप का मेटल है तो +1, एल्यूमिनेट के ऊपर का चार्ज आपको लिख के दिया है +3 हो गया, ऑक्सीलेटर के ऊपर का चार्ज आप जानते हैं -2। नेट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। इस दोनों को नेट सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो इस 1 को मैं यहां पर लिख दिया, 1 यहां लिख दिया। सिंस ये अनायन वाला पार्ट है इसीलिए नेगेटिव कर दिया, -1।
अब इसको और इसको क्रॉस कर दो, इसको उठा के राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में चले जाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड में उठा के लाओगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ से उठ के यहाँ चला आया 1 आ गया। 1 लिखा नहीं जाता स्टूडेंट, इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम। ये आप लेफ्ट हैंड साइड से चला गया राइट हैंड साइड में, तो ये 1 आपका यहाँ चला गया। 1 लिखा नहीं जाता है तो इसको एज इट इज छोड़ दो। तो ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेमिंग, जो बहुत आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए नीचे वाले का, मरकरी। स्टूडेंट आपको तो ये बात पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं और लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, लिगेंड नॉन मेटल होता है। आप देख सकते हैं मरकरी तो मेटल है, इसका मतलब ये हिंट है कि ये पोर्शन जो है बाकी नाम से अलग है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जाएगा। तो मरकरी के लिए सिंबल मैंने क्या लिखा, Hg लिखा, Hg लिखा, Hg लिखा, ठीक है। उसके बाद कहता है टेट्राथायोसाइनाइटो, टेट्रा के लिए तो 4 और थायोसाइनाइटो किसके लिए लिखते हैं, SCN के लिए हम लोग यूज करते हैं थायोसाइनाइटो। इसका मतलब मरकरी के बाद जितना है वो आपका अलग पोर्शन है, अलग अलग पोर्शन है, तो इसीलिए अलग वाले को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके दिखाने वाले हैं। टेट्रा के लिए मैंने 4 लिखा और थायोसाइनाइटो के लिए SCN लिखा, तो SCN और इसका होल 4 कर दिया। यहां पर मैंने स्मॉल ब्रैकेट क्यों यूज किया, क्योंकि ये लिगेंड जो है वो पॉली एटॉमिक है, मतलब एक से ज्यादा एटम के मिलने से बना है। उसके बाद कोबाल्टेट, कोबाल्टेट में देख सकते हैं मेटल के नाम के पीछे 8 आ रहा है, जो क्लियर कट बता रहा है कि मेटल अनायन वाला पोर्शन है। तो ये मैंने CO लिखा, कोबाल्टेट CO लिखा और इसके ऊपर चार्ज कितना है, +3। और आपको पता होना चाहिए कि SCN के ऊपर चार्ज -1 होता है, तो यहां पर मैंने कर दिया -1। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये -1 इसके ऊपर चार्ज होता है, लेकिन ये 4 टाइम है, तो ये हो जाएगा आपका -4। मरकरी B ब्लॉक का मेटल है और ये आपका +1 और +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये पहले मैंने बताया था कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो मरकरी का +1 है कि +2 है, ये लिख के दिया है कि मरकरी यहाँ पर +1 के फॉर्म में है, +1 के फॉर्म में है। तो इसका तो +1 हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप का चार्ज दिख रहा है, तो नेट कैलकुलेट करो। तो +3 और -1 अगर नेट कैलकुलेट करोगे तो ये आपका -1 आ जाएगा। फिर इस 1 को इधर क्रॉस करो और इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस करो, तो ये 1 यहाँ नीचे आएगा और ये राइट में लिखा हुआ 1 यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता है स्टूडेंट, तो इसीलिए यहां से मैंने 1 को हटा दिया और यही फॉर्मूला बनेगा। गैपिंग नहीं यूज करना, इसीलिए थोड़ा सा इसको अरेंज करके आप यहां पर लिखना SCN का होल 4। और ये आपका स्टूडेंट इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया, जो बहुत आसान है। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बना पाएंगे। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, या अब तक आप क्या कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला को देखकर नाम लिख रहे थे, तो अब प्रैक्टिस करने के लिए आप खुद से क्या करें कि जो नाम आप आंसर में लिख रहे थे अब तक, उसको क्वेश्चन बना के उसके आंसर को सॉल्व करें। मैं एक एग्जांपल और डिस्कस कर देता हूं स्टूडेंट, बाकी आपके प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल के फॉर्म में। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले नाम में करना क्या है, आपको नेम दिया हुआ है, फॉर्मूला खुद से बनाना है। क्या लिखा हुआ है, पहले आयरन। आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट ये आइडिया तो लग गया होगा कि पहले लीगेंड का नाम लिखा हुआ होता है, अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट में है तो। अब और लीगेंड कैसे पहचानेंगे, वो तो नॉन मेटल होता है, लेकिन ये तो मेटल है। इसका मतलब है कि ये जो आयरन है ये बाकी लिखे गए नाम से अलग पोर्शन है, बाहर का पोर्शन है। तो आयरन के लिए मैंने सिंबल क्या लिख दिया स्टूडेंट, आयरन के लिए लिख दिया Fe, और उसके बाद लिखा हुआ है 3, मतलब वहां जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। उसके बाद शुरू होता है हेक्सासाइनाइडो, CN, मतलब ये तो नॉन मेटल आ गया, तो इसका मतलब है कि ये Fe से अलग पोर्शन है, इसीलिए इसको यहां से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। ठीक है, हेक्सासाइनाइडो, हेक्सा के लिए क्या लिखेंगे 6, साइनाइडो के लिए क्या लिखेंगे CN, तो ये लिखा मैंने यहां पर CN और इसका होल करके 6 किया। यहां CN के बाहर मैंने स्मॉल ब्रैकेट क्यों लिया, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक का मतलब क्या होता है, मोर देन 1 एटम। और यहां देख सकते हैं कि यहाँ टोटल 2 एटम है, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, 2 एटम है, एक से ज्यादा एटम है, पॉली एटॉमिक है, इसीलिए मैंने यहां पर स्मॉल ब्रैकेट यूज किया। हेक्सासाइनाइडो के बाद क्या लिखा हुआ है, फेरेट किसके लिखते हैं, आयरन के लिए, Fe के लिए लिखते हैं, लेकिन कब, जब वो अनायन पार्ट में प्रेजेंट है तब Fe लिख दिया। और यहां से लिखने के बाद आपको जो फॉर्मूला बनाने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि ये कैटायन वाला पार्ट है, ये अनायन वाला पार्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका नाम बदला, फेरेट लिखा। मतलब अब तक हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं।
जो Fe इसका नाम फेरिएट किया गया है, वहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है स्टूडेंट, यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और Cn के ऊपर चार्ज कितना होता है -1, -1 इंटू 6 कितना हो गया -6। यहां तो एक ही स्पीसीज है इसका +3, बट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे दो डिफरेंट टाइप का चार्ज दिख रहा है। सॉल्व करेंगे, नेट सॉल्व करेंगे तो नेट सॉल्व करके +2 और -6 को नेट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -4। इसको क्रॉस करके लेफ्ट में ले आइए और इसको क्रॉस करके आप राइट में ले जाइए। तो अब यहां से आप फॉर्मूला बनाइए, तो ये क्या हो जाएगा Fe और ये क्रॉस होके इधर आया तो ये हो गया 4। उसके बाद आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद ये रहा आपका Fe, उसके बाद आपका ये रहा Cn का होल 6 और इसका चार्ज जब क्रॉस होकर लेफ्ट में गया था तो इसका चार्ज क्रॉस होकर आपका राइट में आएगा और ये रहा 3। तो आपको सिर्फ एग्जाम में ये पोर्शन लिख के आना है, ये सब आपको रफ में करना है। तो ये हो गया आंसर, मतलब नेम से मैंने फॉर्मूला बनाना सीख लिया। और इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग का नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट खत्म हुआ। कल से हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, मतलब हम लोग ऐसे कंपाउंड को देखेंगे जिसका एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस प्रॉपर्टी आर नोन एज आइसोमर्स। खैर मैं इस टॉपिक को कल डिस्कस करूंगा, बट नोमेनक्लेचर आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपके एग्जाम में पिछले 5 साल से रिपीट करते जा रहा है, बार बार पूछ रहा है। और उस नोमेनक्लेचर में से जो एग्जामिनर आपके जैक बोर्ड में पूछ रहा है वो नेम लिख के आपको फॉर्मूला बनाने के लिए बोलता है। और फॉर्मूला बनाना मैंने आपको सिखा दिया। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस या फिर और भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, वो चीज आप प्रैक्टिस करें स्टूडेंट। डाउट आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो कल इसी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में नए टॉपिक आइसोमेरिज्म के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे। टिल देन